गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण इकाई 2, जिसमें टॉपिक है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। इस टॉपिक से जो है सीजीटेट में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सहायक शिक्षक वर्ग 3 में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक को आप डेढ़ सेकेंड ईयर की बुक में देखेंगे तो 2 अध्याय में कंप्लीट होगा, जो बहुत ही लंबा है। लेकिन इसको हम यहाँ पर जो है सीजीटेट और टीचर भर्ती में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न पूछने की संभावना है, उन्हीं टॉपिक को रखे हैं। तो यहाँ पर जो है कम पेज में कवर करने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर हम थ्योरी नहीं देखेंगे, नोट्स के माध्यम से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे की समझ। पर्यावरण बच्चों को स्वाभाविक रूप से सीखने वालों की तरह पहचाने जाने की आवश्यकता है। बच्चों की अपनी गतिविधियों के फलस्वरूप पैदा होने वाले ज्ञान को स्थापित करता है। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछकर जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है। यहाँ से जो है डायरेक्ट प्रश्न बना हुआ है। बच्चे अपने आप को एक दूसरे से जोड़ करके देख करके सीखते हैं और अपनी समझ का निर्माण करते हैं। बच्चे अपने आप को एक दूसरे से जोड़ करके देखना सीखते हैं। यानी कि जो है बच्चे जो है अपने घर परिवेश में जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर अपने से बड़े या छोटे किस तरह से व्यवहार करता है, क्या करता है, उन सभी चीज़ को देख करके जो है अपने आप जो है सीख जाता है, ज्ञान अर्जित करता है। और उसमें किसी चीज़ को जो है जानने की बहुत इच्छा होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति ज़्यादा होता है, तो उसके प्रश्नों को उत्तर दे करके उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए, जिससे उसकी जिज्ञासा जो है बनी रहे। अगला है बच्चे का दृष्टिकोण। बच्चे का दृष्टिकोण या बच्चे का नज़रिया पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। बच्चों द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण पर निर्भर करती है। जो भी हम क्रियाएं करते हैं या बच्चे जो भी अपने परिवेश में जो भी चीज़ करते हैं, वो सभी किस पर निर्भर करता है, तो अपने परिवेश पर निर्भर करता है। जो भी किए रहते हैं उस चीज़ को करते हैं। बच्चों के समझने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण होता है। बच्चे जो है प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें देखा रहता है, जो चीज़ें किया रहता है, उन सभी चीज़ों को जो है ज़्यादा उस पर निर्भर करते हैं और ज़्यादा उनको अच्छे से सीख पाते हैं। वह अपने आसपास जो दृश्य, परिदृश्य तथा घटनाएं देखता है, उसी के अनुसार उसकी समझ का विकास होता है। बच्चे जो चीज़ जैसे देखे रहते हैं, उसी चीज़ पर ज़्यादा जो है उनकी समझ जो है बनती है। पर्यावरण के विषय में होने लगता है, वह समझने लगता है कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है। बच्चे जो है कौन सी वस्तुएं सजीव है, कौन सी वस्तुएं निर्जीव है, इनके बारे में भी उसमें समझ बन जाता है। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पौधे सभी सजीव है। निर्जीव के अंतर्गत मकान, कुर्सी, पुस्तक, पेंसिल सभी निर्जीव है। इस तरह से बच्चे जो है मूर्त चीज़ों को देख करके अपने परिवेश में, अपने वातावरण में जो है मूर्त चीज़ों को देख करके समझ जाता है कि एक कौन सा निर्जीव है और कौन सा सजीव है। सजीव निर्जीव जो मूर्त चीज़ें हैं उसको देखकर तो बच्चे जो है समझ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है बच्चे को अमूर्त चीज़ों का भी ज्ञान होना जरूरी रहता है। इस दृष्टि से हम यह मान सकते हैं कि बच्चों को बहुत सी अमूर्त बातें जानना जरूरी होता है। बच्चे जो है मूर्त चीज़ों से तो सभी चीज़ को जान लेते हैं, लेकिन जो है अमूर्त चीज़ें जो रहती हैं उनको भी जानना जरूरी होता है। तो अमूर्त चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है कि जो है हमारे परिवेश है, जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसका दोहन किस प्रकार से हो रहा है, उसको किस प्रकार से हमें संरक्षित करना है, कैसे उसको बचाना है, इन सभी चीज़ों को जो है अमूर्त चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी, मछली को पहले से उबले हुए जो पानी रहता है उसको ठंडा किया जाता है और ठंडा करके उस पानी को एक्वेरियम में डाला जाता है। तो एक्वेरियम में जो मछली रहता है वह मर जाता है। तो किस लिए मर जाता है? उसके पानी कैसा रहता है? खनिज रहित, ऑक्सीजन रहित, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं, मछली के तैरने योग्य नहीं। तो वह ऑक्सीजन रहित होने के कारण जो पानी है एक्वेरियम में, और जो गर्म किए थे पानी उसको ठंडा करके एक्वेरियम में डाला जाता है, तो एक्वेरियम का जो मछली है वो मर जाता है। तो किस लिए? उसमें ऑक्सीजन रहित होने के कारण जो है मछली जो है मर जाता है। गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियाँ मर जाती है। जल में तैरने का निम्न कारण हो सकती है। गर्मी के दिन में जो है पानी सूखने लगता है, जिससे जो है कम पानी होने के कारण जो है तालाब की जो मिट्टियाँ रहता है, गंदगी रहता है, उन सभी में जो मटमैला पानी हो जाता है। पानी गंदगी होने के कारण जो मछली है मरता है। वो किस कारण मरता है? तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता के कारण, तालाब के पानी के तापमान में अधिकता के कारण, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण, उपरोक्त सभी। तो तालाब में जो है ऑक्सीजन की
मात्रा में कमी होने के कारण ही मछलियाँ जो है गर्मी के दिनों में मर जाता है। अगला है 5 से 7-8 साल तक के बच्चे जो है पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, उसके दिमाग में कौन कौन सी समझ बनती है पर्यावरण के बारे में, इन सभी चीज़ों को इसमें देखेंगे। तो 7-8 साल के बच्ची जो है पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानती है। जैसे अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में जानती है कि उनके क्या नाम हैं, कौन कौन से रंग के होते हैं, छोटे पेड़ है कि बड़े पेड़ है, किसमें फूल लगते हैं, किसमें फल लगते हैं, किसमें छाँव मिलता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है 7-8 साल के बच्चे में हो जाते हैं। पशु पक्षियों के नाम जानती है, उनकी बोलियों को पहचानती है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, घोंसला बनाते हैं आदि, इनके बारे में भी बच्चे जो है जान लेते हैं। रिश्ते नाते के बारे में भी जानती है, परिवार के सदस्यों के नाम जानते हैं, किस प्रकार से रिश्ता है, संबंध है, कैसे संबोधित करना है, कौन कैसा व्यवहार करता है, किससे किस प्रकार की बातें करनी है। पड़ोस के बारे में जानती हैं, उनको क्या कहकर संबोधित करता है, दोस्तों के नाम, कहाँ रहते हैं, घर में काम आने वाली वस्तुओं के नाम, उनके स्थान, उनका उपयोग, कौन सी वस्तु किसकी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है हो जाता है। खिलौने कहाँ मिलता है, कैसे चलते हैं, खिलौनों के नाम, कैसे खेलते हैं, कौन कौन और कितने लोग शामिल होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बच्चे को ज्ञान हो जाता है। रेडियो टीवी कैसे चलते हैं, कौन सा कार्यक्रम कब आएगा व किस चैनल पर उसके मनपसंद कार्यक्रम के नाम आएंगे। पहने जाने वाले कपड़ों के नाम, कि कौन से ऋतु में कौन से कपड़ा पहने जाता है, कहाँ जब हम गांव जाते हैं तो कौन से कपड़ा पहने जाते हैं, शादी विवाह में कौन से कपड़ा पहने जाते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है जानकारी 7-8 साल के बच्चे में हो जाता है। त्योहारों के नाम, मिठाई के नाम, त्यौहार कौन कौन से मनाते हैं, कौन से त्यौहार में क्या बनाते हैं, मिठाई के नाम, इन सभी चीज़ों को जो है पता हो जाता है। खाने पीने की चीज़ों के नाम तथा अपनी पसंद की चीज़, बच्चे जो है खाने पीने की चीज़ के बारे में भी बता सकते हैं और उसकी जो पसंद की जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं, उनके स्वाद के बारे में बता सकते हैं। बाज़ार के बारे में बच्चे बता सकते हैं कि बाज़ार जो है कैसे होता है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या बेचते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। लिंग के बारे में भी जानते हैं बच्चे, रंगों के बारे में भी जानते हैं बच्चे, यातायात साधनों के बारे में भी जानते हैं बच्चे कि कौन कौन से जो है यातायात किस किस के लिए काम आता है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन किससे चलता है, इनके बारे में भी जान सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जो है 7-8 साल के बच्चों में जानकारियाँ हो जाती है। इससे कुछ संबंधित प्रश्न हैं। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए। यानी कि तालाब के पानी या कुएं के पानी में जब ज़्यादा ही गंदगी हो जाता है तो उसमें हम फिटकरी डालते हैं, तो किस कारण डालते हैं? पानी के रंग साफ करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, हल्की निलंबित द्रव्यों को साधित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो फिटकरी इसलिए डालते हैं कि जो फिटकरी डालने से पानी जो है उसमें जो भी गंदगी रहता है वो नीचे तल में बैठ जाता है और पानी हमें साफ दिखाई देता है। तो हल्की निलंबित द्रव्यों को अवसादित करने के लिए, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला है, कैसे पता करें कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है। यानी कि पता कैसे करेंगे कि बच्चे जो है पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वेक्षण या भ्रमण या उसका अवलोकन करना पड़ेगा बच्चों को। यहाँ पर जो है एक गाँव के बच्चे और शहर के बच्चे को लेकर के भ्रमण कराया जाता है, जिसमें गांव के बच्चे को कितना जानकारी है पर्यावरण के बारे में और एक शहर में रहने वाले बच्चों को कितना जानकारी है पर्यावरण के बारे में। अवलोकन सर्वेक्षण का मकसद यह पता लगाना था कि बच्चों में अपने आसपास की नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक बारीकियों की कितनी समझ है। यानी कि बच्चों को भ्रमण करवाना या अवलोकन करवाना का मकसद यह था कि उसके आसपास के जो भी चीज़ प्राकृतिक जो चीज़ें हैं अपने परिवेश की, उनके बारे में वो कितनी बारीकी से समझ बना पाते हैं, कितने उसको ध्यान से देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए उसको अवलोकन और सर्वेक्षण किया जाता है। तो गाँव के जो बच्चे हैं पर्यावरण के बारे में कितने जानते हैं, तो दूसरी व तीसरी के बच्चों को पर्यावरण की जानकारी के बारे में पूछा जाता है। पर्यावरणीय जानकारी गांव के बच्चों को अधिक रहती है, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, दिन प्रतिदिन प्रकृति में ही आनंद उठाते हैं। जो गांव के बच्चे हैं अपने परिवेश में ही खेलते हैं इधर उधर, तो क्या है उसको प्रत्यक्ष रूप से सभी चीज़ों को देखे रहते हैं। तो पर्यावरण के बारे में बच्चे को है जो गाँव के बच्चे हैं उनको ज़्यादा जानकारी रहता है। उनके पास जो है भौतिक संसाधनों की अभाव होती है। जो गांव के बच्चे हैं वो मेहनती ज़्यादा होता है, उसमें भौतिक संसाधन की जो है अभाव रहते हैं।
अब देखेंगे शहर के बच्चे, तो शहर के बच्चे अधिक सुख सुविधाओं में रहते हैं। वे शायद जंगली जानवर जैसे हिरण, उल्लू, सियार इसको कभी ना देखे होंगे। गांव के जो बच्चे होते हैं ज़्यादा जानकारी होते हैं उसको पर्यावरण के बारे में, लेकिन जो शहर के बच्चे हैं वो अधिक सुख सुविधाओं में रहते हैं, तो ये शायद ही जंगली जानवर जैसे हिरण, उल्लू, सियार को कभी ना देखे होंगे। इस प्रकार से होते हैं। शहर के बच्चे शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं होते। जो शहर के बच्चे हैं शारीरिक रूप से जो है ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। वे अधिक पर्यावरणीय सर्वे या भ्रमण पर नहीं जाते। ये हो गया आपके गांव और शहर के बच्चे में पर्यावरण के बारे में जानकारी, दोनों में क्या अंतर है। तो गांव के बच्चे जो है पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जानते हैं, और एक शहर के जो बच्चे होते हैं वह सुख सुविधा में ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा भ्रमण नहीं किए रहते हैं, इसलिए उसको जो है ज़्यादा जो है पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं रहता। अगला है जांच के तरीके। तो जांच के तरीके में देखेंगे ताजे पानी के स्रोत में आवास। बच्चे लोगों को भ्रमण के लिए ले जाया जाता है जिसमें ताजे पानी के स्रोत दिखाया जाता है, जिसमें बच्चे को जो है पोखर या तालाब में रहने वाले जो जानवर है उसको दिखाया जाता है। यानी कि जब उसको पोखर या नदी नाला जो तालाब है उसको दिखाया जाता है, जो ताजे पानी के तालाब है उनमें जब दिखाया जाता है तो बच्चे जो है सबसे ज़्यादा जो है मेढक के नाम लेते हैं, मेढक को याद करते हैं। उसके बाद जो है जंगलों का भ्रमण कराया जाता है, जंगल का। तो बच्चे जो है बच्चे को जब प्रश्न पूछा जाता है तो जंगल के बारे में किस जीवों को देख पाने की उम्मीद करते हैं। तो कुछ 8 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है स्तनधारी प्राणियों का नाम लेते हैं, जैसे लोमड़ी, गिलहरी, खरगोश, बिज्जू, हिरण, चूहे। तो इन सभी चीज़ जो है स्तनधारी के अंतर्गत आता है। तो जो है 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो जो है स्तनधारी प्राणी के नाम लेते हैं। और सिर्फ जो 10 साल के बच्चे हैं वो पक्षियों के नाम लेते हैं, जैसे उल्लू, कठफोड़वा, गौरैया, बुलबुल। फिर 8 साल के जो बच्चे हैं 13 बच्चे, उसमें से कीड़ों के नाम बताते हैं। और कीड़ों के नाम में क्या बताते हैं तो मकड़ी को बताते हैं। बहुत ही कम बच्चों ने पेड़ पौधे तथा रीढ़ वाले जानवर के नाम बताते हैं। बहुत ही कम बच्चे जो है पेड़ पौधे और रीढ़ वाले जानवर के नाम बताते हैं, जिसमें बच्चों ने सबसे ज़्यादा जो है पेड़ पौधे में ओक का नाम लिया। किसका नाम लिया? ओक का नाम। रीढ़ वाले जानवर जो है, रीढ़ वाले जानवर और स्तनधारी जानवर, स्तनधारी जानवर है लेकिन रीढ़ वाले भी जानवर है। तो इसमें कौन कौन से है? तो लोमड़ी है, गिलहरी है, बिज्जू है, खरगोश है, सही है, हिरण है, चूहा है। ये सभी जो है स्तनधारी प्राणी भी है और जो है रीढ़ वाले जानवर भी है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। रीढ़ वाले जानवर है लेकिन पक्षी के अंतर्गत है, जो उल्लू है, मैना है, कठफोड़वा है, गौरैया है, बुलबुल है, कोयल है, फुदकी है, कबूतर है, सांप है, छिपकली है, मेढक है। अगला है गिलहरी का खान पान और आदत के बारे में बताते हैं। 8 साल वाले बच्चों ने कहा कि गिलहरी जो है मूंगफली और बादाम खाती है और लोमड़ी उसका शिकार करती है। बच्चों ने बताया कि गिलहरी जो है मूंगफली और बादाम खाती है और साथ में अमरूद भी खाती है, और जो है लोमड़ी उसका क्या करता है? शिकार करता है। शिकारी पक्षी, तो शिकारी पक्षी के रूप में किसको जानते हैं बच्चे लोग? जो है उल्लू को जानते हैं। उल्लू को शिकारी पक्षी के नाम से जाने जाते हैं हम लोग। गिलहरी फल अमरूद खाती है। गिलहरी छुपे रहने और जल्दी भाग जाने की आदत को बच्चों ने शिकारी जानवरों से बचने के तरीके के रूप में पहचाना। यानी कि जो है जब हम गिलहरी को देखते हैं या गिलहरी हमको देखता है तो गिलहरी जो है बहुत जल्दी तुरंत भाग जाता है और छिप जाता है। इसी को आदत को देख करके बच्चे ने उसको पहचाना। परिणाम और उनसे क्या मिला? तो जो जांच किए हैं उन्हीं का परिणाम और उनसे क्या मिला उसका अवलोकन का है ये। अगला टॉपिक है बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे अपने वातावरण में बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं, सुनकर, देखकर, बोलकर, समझकर सीखते हैं। तो बच्चे जो है अपने वातावरण में, अपने परिवेश में जो कुछ देखे रहते हैं उन्हीं सभी से जो है देखकर, सुनकर, बोलकर सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया जन्म से मरण तक चलती है। सीखने की जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलते हैं। मानव पल पल में सीखता रहता है। बोलना, खाना, समझना, उपयोग करना इत्यादि बच्चे स्वयं से सीखते हैं, और जो स्वयं से सीखे रहते हैं वही चीज़ जो है हमें हमेशा याद रहता है। अपने आसपास की दुनिया के साथ साथ अपना संपर्क आधार अपने आप बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे जो है आसपास में जो चीज़ें देखे रहते हैं वही चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और अपने आप को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न बना हुआ है। एक स्कूल में शिक्षण दौरान कक्षा में पीछे की तरफ बैठे 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। शिक्षक का ध्यान अचानक बात कर रहे बच्चों की ओर गया। शिक्षक बच्चों के पास
गए और बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है, हमें भी बताओ। आमतौर पर बच्चे जो है अपने आसपास की चीज़ें, घटनाओं को बड़ी बारीकी से देखते हैं और जहाँ भी उनको मौका मिलता हो बात करते हैं। कक्षा में आपस में बात कर रहे बच्चों को अगर डांट पड़ जाती तो बच्चों की आवाज़ अनुभव प्रकट नहीं होती, मगर इस मामले में शिक्षक ने यह जानना उचित समझा कि बच्चे आपस में क्या संवाद कर रहे हैं। इससे बच्चों को अपनी बात रखने तथा अनुभव प्रकट करने का मौका मिलता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बना हुआ है, शिक्षण कार्य जब चलता रहता है, अगर उसमें बच्चे जो है बातचीत करते हैं तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि क्या बातचीत कर रहे हैं, उसके जो बात है, जो बातचीत कर रहे हैं उसके अनुभव है, उसको बोलने का अवसर देना चाहिए, जिससे जो है उसकी भाषा कौशल का विकास अच्छे से हो सके। इससे अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है। शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है। यहाँ पर बच्चे को जो है आपस में बातचीत करने का अवसर दिया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा, शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी। अगला है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। तो यहाँ पर सभी जो है पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट जो डी है, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। यही जो है इसका निगेटिव पॉइंट है, यानी कि इसका नकारात्मक उत्तर है यही। अगला है, रचनावाद क्या है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। बच्चों को विभिन्न किस्म की कई गतिविधियाँ के माध्यम से किसी अवधारणा अलग अलग पहलू को टटोलने की जरूरत होती है। ये गतिविधियाँ बच्ची के लिए दिलचस्प जरूरी होना चाहिए। इन गतिविधियों को करके तथा जो कुछ हमने सीखा उसके बारे में बातचीत करके वह किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाती है। यह सीखने का नजरिया है। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं और एल.एस. वाइगोस्की जो है रूस के हैं। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बना हुआ है। रचनावादियों के अनुसार, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, बच्चों को सीखने के लिए बड़ों की मदद की जरूरत होती है जो सीखने वालों से जानकार है। तो ये स्कैफोल्डिंग से संबंधित है। सामाजिक पहलू, यहाँ से भी प्रश्न बना है। सामाजिक माहौल के महत्व पर सबसे पहले बाल मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो वह है वाइगोस्की ने जोर दिया था। सामाजिक पहलू के जो है उससे संबंधित कौन है, तो बाल मनोवैज्ञानिक है जो है वाइगोस्की। सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न बनता है। सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका, शिक्षक के तौर पर हमारी भूमिका का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा मार्गदर्शक का है। अगला है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रमुख बातें। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको याद रखें। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रमुख बातें हैं, तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी। शिक्षक सहयोगी मार्गदर्शक की भूमिका, शिक्षक जो है सहयोगी के रूप में भी होता है, मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। शिक्षक को यह विश्वास है कि बच्चों के पास भी कुछ अनुभव और वह उसका अपनी शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग कर सकता है। यानी कि जो है बच्चे जो है अपने घर परिवेश से जो भी ज्ञान अर्जित जो है लेकर के आए रहते हैं, अनुभव लेकर के आए रहते हैं। यानी कि बच्चों को हम जो है कोरिलेट नहीं कह सकते। जो मातृभाषा है उनकी, उस सभी अनुभव को लेकर के बच्चे जो है स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो उसको कोरिलेट कहना उचित नहीं है। जो अपने शिक्षण प्रक्रिया में उस अपना अनुभव को प्रकट कर सकते हैं, उसके माध्यम से जो है आगे की शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे अपने साथियों के अनुभव से समझ बनाते हैं। बच्चे जो है अपने साथियों के अनुभवों को क्या करते हैं, समझ बनाते हैं। मार्गदर्शी संरचनावादी ढंग से सीखने की चरण, ये भी स्कैफोल्डिंग से ही संबंधित है। जो ऊपर में देखे हैं वही है। इसके 4 चरण है।
यहाँ से भी प्रश्न आता है। प्रथम चरण है कार्य करने में किसी और ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद मिलती है। दूसरा चरण है कार्य करने में खुद की मदद बच्ची जो है स्वयं करने लगती है, जो किसी बड़े के द्वारा की जाती है। जो काम वो दूसरे के मदद से करते थे वो काम जो है खुद करने लगती है। चरण तीसरा है कार्य सहज हो जाता है। बच्ची जान गई है कि किसी फूल को कैसे खोलना है। बच्ची को अब समझ में आ जाता है कि किसी भी चीज़ को या किसी फूल को कैसे खोलना रहता है। चरण चौथा है इस प्रक्रिया का उपयोग बार बार अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। पाठ्य पुस्तक भी एक क्या है, मार्गदर्शक है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो पूछा गया है। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एल.एन. वाइगोत्स्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन। इसका सही आंसर है जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। अगला है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रमुख बातें हैं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, शिक्षक सहयोगी मार्गदर्शक की भूमिका, ये जो है डबल हो गया है। अगला प्रश्न है पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि पक्षी से हमेशा प्रश्न बनता ही है। इनके कान ढके होते हैं तथा वे उड़ सकते हैं। ये ढके हैं, इनके कान ढके होते हैं तथा वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। उनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो है स्थिर होते हैं, घूम नहीं सकते हैं। यही इनका डी ऑप्शन इसका सही है। अगर यहाँ पर पुतली दिया होता तो भी सही होता। उनकी जो है पुतलियाँ घूम नहीं सकती इसलिए। अगला प्रश्न है राम आम पसंद करती है। राम जो है आम पसंद करता है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? जूस तैयार करके उसे वायुरोधी डिब्बों में संचित करना, उसे प्लास्टिक के बैगों में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार एवं आम पापड़ बनाना। तो आम को कैसे करके संरक्षण रख सकते हैं? तो उसको जो है अचार एवं आम पापड़ बना करके संरक्षित कर सकते हैं। अगला है रीढ़ वाले जंतु, खरगोश, गिलहरी, सर्प। तो ये सभी में जो है रीढ़ पाया जाता है, तो इसलिए उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है इससे। डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर, यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, टिकट का मूल्य, ट्रेन नंबर और नाम। तो एक रेलवे टिकट में क्या क्या होता है? तो रेलवे टिकट में जो है यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम होता है और जो है टिकट का मूल्य होता है। ये दोनों जो है बहुत ज़रूरी होता है, दोनों आपको टिकट में देखने को मिलेंगे। अगला है प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, उपरोक्त सभी। तो सभी जो है पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी जो जानकारी बहुत ही अच्छा है और सभी पॉजिटिव है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उनको रिकॉर्ड रखते हैं? जांच सूची, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण पैमाना, आत्मसंख्यात्मक अभिलेख। तो किसमें जांच सूची जो है कि शिक्षक आकलन के लिए किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने की प्रगति की जानकारी एकत्रित करता है? तो वह है पोर्टफोलियो। अगला है सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सीखने में शिक्षक की भूमिका ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, प्रेरक, सुविधादाता। एनसीएफ के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ सुविधादाता है, लेकिन इसको जो है सहायक शिक्षक वर्ग 3 2019 में पूछा गया था, जिसमें फाइनल आंसर की में मार्गदर्शक लिया गया है और एनसीएफ में सुविधादाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो सकता है? मेरे अनुसार से जो है, अगर पुस्तक के अनुसार देखेंगे, हमारे सीजी जो टेट है या फिर डीएड सेकेंड ईयर के पर्यावरण के बुक है उसमें मार्गदर्शक दिया गया है। और अगर इसको एनसीएफ के अनुसार देखेंगे तो सुविधा ज़्यादा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इसका। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या है? सक्रिय भागीदारी, सहायक, प्रेरक, मार्गदर्शक। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका निम्न में से क्या है? तो सक्रिय भागीदारी लिया गया है फाइनल आंसर में। अगला है, निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? कार्य करने में ज़्यादा जानकारी व्यक्ति में से मदद नहीं मिलती, कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है, प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, और इसमें जो है कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति की मदद मिलती है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसलिए यही जो आंसर है राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने के रचनावादी तरीका है? गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा में अध्यापन से, रेखाचित्र बनाकर, बातचीत करके। तो इसका सही आंसर है गतिविधियों के माध्यम से। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों का अदायी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसका डी ऑप्शन ही सही है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर इसका जो है इसी तरह से पर्यावरण का आगे का चैप्टर चाहिए तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।